Mr. Devin Choksi, Managing Director of KR Choksi Group, हमारे साथ जुड़ चुके हैं. Very good afternoon, sir, and welcome to this show. Thank you, Ritu. Thank you so much. Devin sir, आज जो हलचल है वो मेटल सेक्टर में है, क्योंकि चाइना से कुछ पॉजिटिव खबरें आते हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है. इसके चलते हुए मेटल स्पेस में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है. तो आपको क्या लगता है, इज द वर्स्ट ओवर फॉर दिस सेक्टर एंड is it the right time to really accumulate good quality metal stocks? So, गीतू, मेरा ऐसा मानना है कि 2023 के शुरू होने से आई थिंक 2 या 3 चीज के ऊपर बदलाव आएगा. एक तो सबसे पहले जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना बनता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजिंग, उसकी एक प्रक्रिया मेरे ख्याल से जोर शोर से शुरू हो सकती है. और हम जैसे जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर जैसे सोलर पैनल है या विंड टर्बाइन्स है या फिर हाइड्रोजन टैंक्स है या फिर द इथेनॉल प्लांट्स बनाने हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कोई भी अल्टरनेट फ्यूल सेगमेंट के अंदर आपको जब भी नया एक्सपांड करना है तो वो समय के अंदर आपको सर्टनली मेटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. एंड फॉर दैट मेटल रिक्वायरमेंट टू गो अप, in my viewpoint, I think the world will be demanding more and more metal. Consumption of metal will increase. Along with China opening up, the retail consumption in China should also now start getting stabilized. जो पिछले सालों के अंदर ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन वहाँ पे काफी हद तक रिटेल कंजम्पशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आई थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले समय के अंदर अभी ये इम्पैक्ट थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट कम होके पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी. So overall, I think because China opening up and because the world requiring more metal to adapt to the renewable energy segment, these two factors are going to be directly playing a big role in stabilizing the demand for metals and also the price outlook for metals. The villain in the pack, as I always call it, I think in the metal is crude oil prices. If the crude oil prices remain steady between $75 to $85 to a barrel, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल स्टेबिलिटी विल बी देयर इन द ग्लोबल सिस्टम along with the fall in inflation, and that should augur well for overall growth of the global economy. So 2023 appears to be little bit consolidation also, and at the same time promising year for most of the global economies of the world. Fingers crossed. Let's hope कि हमारी इकोनॉमी जो है वो और भी बेहतर करे. गुड आफ्टरनून देवेंद्र सर. देवेंद्र सर, बहुत सारी चीजें अब डेवलप हो रही हैं ये रैंड पर. सर, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं. लाइक पुतिन जी ने लगातार 3-4 बार इंसिस्ट किया है कि हम यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि उनकी नेचर नहीं है इस तरह के 3-4 बार स्टेटमेंट एक जैसे देना. सर, दूसरा सर, चाइना ने कहा है कि हम रशिया, हम यूरोप, अमेरिका, भारत सभी से अपने रिश्ते ठीक करेंगे, बिजनेस पर ध्यान देंगे, और बिजनेस पर ध्यान दे भी रहे हैं. सर, कोविड की रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं पूरी तरह से जो 3 साल से लगा रखी थी. सर, जो ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन था, इसको लेकर पॉजिटिव हो रहा है, यानी इंटरनेशनल मार्केट. सर, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर पॉजिटिव हो रहा है. सर, केवल एक प्रॉब्लम रह जाती है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर पॉजिटिव होना भी शायद दुनिया भर की इकोनॉमीज को बचा है. वो भी गवर्नर क्या सोचेंगे सर 2023 में, जैसी वो टफ स्टेटमेंट देते आ रहे थे 22 में, क्या 2023 में पलट सकते हैं वो? तो विवेक, आई थिंक एक के बाद एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं. सबसे पहले चाइना की बात करते हैं. China is basically realizing the kind of an outcome, negative outcome, which has happened to their economy due to very indifferent policies that they have followed on the trade front as well as on the political front. मेरा ऐसा मानना है कि I think it is a wise decision on the part of the Chinese administration to basically, I think, look at the problems as an overall solution fabric instead of, I think, fighting it out with one single companies or countries. तो मेरा ऐसा मानना है कि China is basically on a corrective path. So definitely, I think it's a good news. Ukraine and Russia, both of them have confirmed that both of them want to end the war soon, which means that again, I think they are on the corrective path, and they have realized in last 1 year that nothing has worked in favor of them because of whatever the war situation has happened. Maybe that was a bad experience, I think, which most of
दिस कंट्रीज हैव हेड एंड दे थिंक द वर्ल्ड इज हेड। मैं ऐसा मानता हूँ कि 2023 के अंदर, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि एक उम्मीद के साथ में शुरू हो रहा है ये साल। एक तरफ रशिया यूक्रेन का मामला कंट्रोल में आना, दूसरी तरफ चाइना का करेक्टिव पाथ पे आना, तीसरी तरफ दाम बढ़ना कम होते जाना। बिकॉज आई थिंक द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट क्रूड ऑयल प्राइस के दाम जो बढ़े थे वो अभी कंट्रोल में आ चुके हैं, तो शायद उसके अंदर से कमोडिटी के जो दाम बढ़े थे वो अभी कंट्रोल में आने चालू हो गए, तो ये भी आ सकता है। और आपने जो इन्फ्लेशन का मुद्दा लिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दाम कम होते तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, एंड फाइनल इम्पैक्ट वुड बी द इंटरेस्ट रेट। जैसे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रक्रिया भी सब दाम बढ़ चुके उसके बाद में हुई थी, वही हिसाब से इंटरेस्ट रेट घटने की प्रक्रिया भी सब दाम घटेंगे उसके बाद में होगी। तो सर्टनली आई थिंक अनदर 2 quarters ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, उसके बाद में 2023 के अंदर सेकंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर appears to be the year in which I think interest rates will start coming down. तो पूरी साइकिल 8 क्वार्टर के अंदर कंप्लीट होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये चीज होने की संभावना है। So that is why I'm relatively more optimistic and bullish about various possibilities in 2023. एनर्जी स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति रहेगी फॉर 2023? बिकॉज जैसे कि हम समझाते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम 125 से घटकर इसी साल में 80 के आसपास आ चुके हैं। कुछ आगे का कह नहीं सकते, पर अगर इन्हीं करंट लेवल्स के आसपास 80-85 के बीच में स्टेबलाइज होते हैं क्रूड के दाम, तो एनर्जी स्पेस आपको कैसा लगता है? एंड विल यू बी रियली बेटिंग ऑन दिस स्पेस, कि या फिर आप अवॉइड ही करेंगे? अवॉइड करना तो इट्स नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड्स है, इंश्योरेंस फंड है, सॉवरेन फंड्स है, पेंशन फंड्स है, तो उनके लिए आई थिंक दिस एनर्जी कंपनीज बिकम अ मीनिंगफुल व्हाट यू कॉल बेट इनटू देयर पोर्टफोलियो. They are the utility businesses, and the utility business generally operates over a longer tenure. तो ये जो दायरा है वो दायरा ये सब कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को ज्यादा सूट करता है. Maybe as an individual investor you find opportunities elsewhere which are far more bigger and growth oriented. तो वहाँ पे आप शायद आपका एलोकेशन ऑफ फंड ज्यादा वो डायरेक्शन में इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हिसाब से कर सकते हो. बट द कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स which I have mentioned just now, they are more likely to stay focused on energy stocks in the current year. क्योंकि वर्ल्ड के अंदर, जैसे मैंने पहले भी एक समझाने का प्रयत्न किया, कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाते भी हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसके लिए आपको मेटल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और वो फोसिल फ्यूल में से एनर्जी कंज्यूम करेंगे आप. तो वो सब प्रक्रिया आपको चालू रखनी है, और कार्बन न्यूट्रल पोजीशन आप अचीव कर सकते हो 2035 तक. तो आपने सबसे बड़ा अचीवमेंट कर दिया है. आप कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना चाहते हो, वो 2050 के अंदर आ सकता है, तो इट्स एन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो. बट डेफिनेटली आई थिंक ये सिचुएशन के लिए मेरा ऐसा मानना है कि एनर्जी स्टॉक्स विल रिमेन इन प्रॉपर लाइमलाइट. और जैसे आपने भी सही तरीके से एक चीज पर रखा है कि क्रूड ऑयल के दाम कंट्रोल में रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंपनीज, बी इट आई थिंक अ कोल बेस्ड एनर्जी कंपनी, और बी इट आई थिंक हाइडल एनर्जी कंपनी, और फॉर दैट मैटर एनी अदर, I think they will have relatively better time to talk about as far as the business is concerned. How much better it would be for investors? According to me, in corrective price, you will be buying some of the long-term stories in Tata Power or such kind of companies, कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की साइज अगले कुछ काफी सालों तक बड़ी होने की संभावना रहती है. देवेंद्र सर, जिस तरह से हमने आईटी को लेकर सर एक प्रेशर बनते हुए देखा काफी कुछ समय से कि यूएस में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है. सर कल कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि बैलेंस शीट कंपनियों की कमजोर नहीं है. यूएस में अगर रिसेशन आता भी है तो ये केवल जबरदस्ती लाया जा रहा है, जो कि थोड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा. और जैसा आप भी मान रहे हैं कि सर सेकेंड हाफ में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगे. सर क्या ये आईटी का भी एक बॉटम की तरफ फॉर्मेशन जा रहा है कि ज्यादा लंबे समय के लिए इनको मंदी नहीं झेलनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से आईटी कंपनी के दाम घटते हैं, ये फियर के अंदर रिसेशन के साथ का फियर जो जुड़ा हुआ है, उसके साथ में जो आईटी कंपनी के दाम घटते हैं, मेरे हिसाब से 2023 में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी.
बिकॉज एक चीज के ऊपर आप ध्यान जरूर दें, इफ द वर्ल्ड इज मूविंग इन द डायरेक्शन of adapting cloud computing, quantum computing, artificial intelligence, machine learning, artificial uh, virtual learning. तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी कंपनीज के लिए का कारोबार, इंडिया के आईटी कंपनीज का कारोबार जो है वो कोई भी हिसाब से घटने की संभावना नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, मैं ऐसा समझता हूँ अगले 5 या 7 साल के लिए नए जो कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेंगे वो शायद बढ़ के आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट। And only for the purpose of sheer survival, many of the global companies will have to migrate IT in a big way. जो पिछले सालों के अंदर आईटी का कारोबार कैपेक्स की तरफ रहा था, most of the companies had to go for converting their operations into the digital operations. Now, all these companies are required to provide the digital interface to their customers, be it B2B customers or a B2C customer. Because I think now the distributed computing has started happening. मेरा ऐसा मानना है कि आईटी कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजी का जो नया बदलाव आ रहा है उसके अंदर आईटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अवकाश है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो certainly any correction in the price, and I think the company is doing some meaningfully different kind of a business, like of TCS, like of Infosys, or even some of the mid-tier IT companies which are niche developers in some of the applications. मेरा ऐसा मानना है कि उनके दाम घटते हैं तो ये समय बाजार में वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।